गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 5 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में नवनियुक्त चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको गलत विकल्प देखना है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक बने, जो पहले ओडिशा हाई कोर्ट के थे। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए एस मुरलीधर, और संजीव बनर्जी बन गए हैं तमिलनाडु हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। और यहाँ पर हमारा रॉन्ग आंसर होगा या गलत विकल्प होगा डी, राघवेंद्र सिंह चौहान। कहाँ के बने हैं? ये बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कहाँ के बने हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कौन? जे के महेश्वरी। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। ओके, और जे के महेश्वरी बने हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जे के महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एक बार मैं आपको सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफीक हो गए, ओडिशा के एस मुरलीधर हो गए, संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाई कोर्ट के हो गए। इसके बाद राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। हिमा कोहली बनी है तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस। और जेके महेश्वरी बने हैं सिक्किम के चीफ जस्टिस। और अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। 8 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हाई कोर्ट में नई, तो इन्हें आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, ये देख लेते हैं हम। चीफ जस्टिस ऑफ कहाँ? तमिलनाडु के कौन बन गए हैं? संजीव बनर्जी बन गए हैं। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? पिनरई विजयम। ओके, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मतलब दक्षिण भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, तमिल, तेलुगु, ओके, मलयालम, तो वहां पर भी दक्षिण भारत के लिए क्या दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 में ये किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा एक्टर धनुष को, या अभिनेता धनुष को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो इनकी फिल्म आई थी असुरन। ओके, असुरन फिल्म के लिए इन्हें यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्या नाम है? असुरन है इनकी मूवी का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, क्या था अभी तक जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट तो ऑलरेडी था, लेकिन क्या था, वो अच्छी अवस्था में नहीं था। उसके बाद जो डोनर मंत्री हैं, कौन? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। उनके द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। ओके, तो जो अदरक होता है, इसको क्या करना? प्रोसेस करना। पहले इसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं थी, और पूर्वोत्तर भारत में लगभग 4,50,000 मैट्रिक टन जो उत्पादन होता था, उसे क्या करना पड़ता था? कम दाम पर ही बेचना पड़ता था, क्योंकि कोई स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती थी। लेकिन अब इसकी स्थापना की जाएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं मेघालय को। ये रहा मैप में मेघालय। राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, और देश का 100वां स्मार्ट शहर भी है शिलोंग। ओके, मेघालय के पहले लोकायुक्त कौन बने थे? प्रणय कुमारी मुशाहारी बने हैं। देश की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही प्रारंभ हुई है, और माइक्रो एटीएम सर्विस मेघालय में प्रारंभ की गई है। मेघालय से आपको एक और याद रखना है फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे 2020 में कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? मेघालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसस 1000 कट्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है विनय कुमार सिंह के द्वारा। किसने लिखी है? विनय कुमार सिंह ने। इसमें दिखाया गया है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। ओके, और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पब्लिश किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई नेशनल लेवल के इश्यू पर कोई बुक आती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ब्लीडिंग इंडिया किसकी है? विनय कुमार सिंह की है। और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। जितेंद्र सिंह ये डॉक्टर हैं, इनकी बुक आई थी गैस्ट्रिक
कैंसर। अरुंधति रॉय, इनकी बुक आई थी आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। श्री अय्यर, इनकी बुक आई थी हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ओके, तो ये सभी बुक अभी करंट में इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है ब्लीडिंग इंडिया, विनय कुमार सिंह की बुक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में निम्न में से किसने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया? ठीक है, या उस पत्रिका को मतलब लॉन्च किया है। ओके, उद्घाटन नहीं कहेंगे, लॉन्च किया है। तो यहाँ राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा, जो कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, और गांधीनगर इनका लोकसभा सीट है। जो डॉग होते हैं, ओके, उनकी सर्विस के लिए, पुलिस सेवा के लिए इस मैगजीन में इसको वर्णन किया गया है। ये 2 भाषा में आएगी, किस किस में? हिंदी और इंग्लिश में। ओके, कब प्रकाशित हुआ करेगी हिंदी और इंग्लिश में? ये 2 बार, तो वर्ष में 2 बार प्रकाशित होगी। एक होगी अप्रैल मंथ में और फिर होगी अक्टूबर मंथ में। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये हैं दिल्ली के सीएम, और यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने, हमने कल ही देखा था, दिल्ली सरकार ने किसकी स्थापना की? तमिल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। अनिल बैजल ये हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। एम वेंकैया नायडू ये हैं देश के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए IUCN का फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म आ चुका है MPPSC में भी कई बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी, एशिया प्रोटेक्ट एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारत को कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 3 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत 2021 से 2023 तक इसका मेंबर बना रहेगा। ओके, तो आपको याद रखना है किसके अंतर्गत आता है? ये IUCN के अंतर्गत आता है। IUCN की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। IUCN का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड ग्लांड में, और इसके जो AP के जो मेंबर हैं, टोटल कितने हैं? 21 इसके मेंबर हैं। CEO कौन है? ग्रेटेल एगुआइकर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हुनरमंद लोग हैं उनके लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। जैसे पारंपरिक कारीगर, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बनाने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुमार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, ओके, जितने भी जो हुनरमंद लोग हैं उन्हें क्या करेगी सरकार? वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किस योजना के तहत? विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत इसमें हुनरमंद लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा किसने प्रारंभ किए? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो साथ में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जनवरी 2021 में निम्न में से किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? ओके, तो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं या पाकिस्तानी जो बालिकाएं हैं उनके आगे उच्चतर पढ़ाई के लिए जनवरी 2021 में ये क्या किया है? अधिनियम पारित किया, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम। इसके तहत जो अमेरिका हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के उच्च शिक्षण संस्थानों को, वहां पर 50% 2020 से लेके 2022 तक क्या की जाएंगी? 50% जो उच्चतर संस्थान है उनमें सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, और 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसके द्वारा? जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों को। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि मलाला यूसुफजई कौन है? तो मलाला यूसुफजई ये क्या है? पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है। इनके ऊपर हमला हुआ था 2012 में। ठीक है, आतंकवादी हमला। उसके बाद ये अमेरिका में चली गई और वहीं रहती हैं। ओके, इनके ऊपर
एक डे भी मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, कौन सा, 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला डे। तो ये डे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखिए, 2014 में सबसे कम उम्र की हैं ये नोबेल के शांति प्राइज की विजेता। ओके, मतलब ओवरऑल नोबेल प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र में जो देखा जाए तो मलाला यूसुफजई हैं। इन्हें 14 वर्ष की उम्र में 2014 में क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये थी पाकिस्तानी मूल की, और भारतीय मूल के थे कौन, कैलाश सत्यार्थी, भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को ही दिया गया था संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कौन है, कमला हैरिस। ओके, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। और 46वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बन गए, जो बाइडन। तो ये भी अब अपना पद संभालने वाले हैं 21 जनवरी के बाद से, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर कर अपना पॉजिटिव सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, आईसीसी ने जिस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है, ठीक है, दशक का मतलब डिकेड का, 2010 से 2020 का, तो ये किसे चुना गया है, विराट कोहली को। आईसीसी ने जिस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया, तो महेंद्र सिंह धोनी को। जिस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया, तो क्रिस्टियानो ओके रोनाल्डो। हाल ही में जिस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 ईयर्स की आयु में निधन हो गया, सुनील कोठारी का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, तो 2026 तक बनाएगा अमेरिका परमाणु रिएक्टर चंद्रमा पर। जिस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, तो मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा गुजरात में स्थापित की जा रही है देश की पहली लिथियम रिफाइनरी। और लिथियम कहां से आयात किया जाएगा, तो ये लिथियम अयस्क के रूप में आयात किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसे रिफाइन किया जाएगा गुजरात में। कितनी करोड़ की लागत से बन रही है ये रिफाइनरी, तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। जिस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी, तो मध्य प्रदेश सरकार। अध्यादेश के रूप में धर्म स्वतंत्रता विधेयक कौन लेकर आया, यूपी। यूपी के बाद आया हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने लेकर आया इसे कानून के रूप में। ओके, तो तीनों राज्यों का भी याद रखेंगे। पद्मश्री से सम्मानित जिस नृत्य इतिहासकार का दिल्ली के अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हो गया, निधन हो गया, तो सुनील कोठारी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जिस देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया, तो चीन में किया गया है। हाल ही में जिस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश। और 27 दिसंबर को मनाया जाएगा साहिबजादा दिवस, कहां पर, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है, तो वियतनाम। देखिए पैसेज अभ्यास जो है हम वियतनाम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, जापान के साथ भी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें मंथ को फोकस किया जाएगा कि किस मंथ में किया गया है, तो याद रखिएगा दिसंबर 2020 में किया गया वियतनाम के साथ। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 31 मार्च 2021 तक इनकी वैधता मानी जाएगी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो ओडिशा में बनाया जाएगा। और याद रखिएगा ओडिशा में ही होगा वर्ष 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शिलांग में अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे कोविड-19 की वजह से 2020 में रद्द कर दिया गया। किसकी कैपिटल है, मेघालय की। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल ये असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां महिलाओं के सैनिटरी पैड पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स, कितना लगता था ये, 5%। ये ऐसे ही क्या बोलते थे, टेम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया गया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेम्पॉन टैक्स किसे
किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, महिलाओं के सैनिटरी पैड पर लगाए जाने वाले टैक्स को टेम्पोन टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। अब किसने समाप्त कर दिया? ब्रिटेन ने। ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी नहीं है ये पावर है, ग्लोबल पावर इंडेक्स 2020 में लगातार 9वें साल लंदन दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों में बना हुआ है। फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन को सरकार के द्वारा इन्हें 2020 में क्या दी गई है? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन किस कार्य कंपनी के ड्राइवर है? तो याद रखिएगा, मर्सिडीज के ड्राइवर है और इन्हें बीबीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 बीबीसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की लूसी ब्रॉन्ज को, ये क्या है? लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है? फुटबॉलर है। फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ 2020 महिला कैटेगरी में चुना गया है। ये ब्रिटेन की फुटबॉल टीम में डिफेंडर है। तथा पुरुषों के में बायर्न म्यूनिख क्लब के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 मेल चुना गया है। तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ओके, प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु 2020 में कहाँ हुई? ब्रिटेन में दर्ज की गई है। इंग्लैंड के ही डेविड मिलर ने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। तो डेविड मिलर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। वर्ष 2021 में G7 जो सबमिट है, G7 सबमिट है कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 ग्रुप में आमंत्रित किया गया है। किसके द्वारा? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन के द्वारा। और आपको याद रखना है, बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह है उसके मुख्य अतिथि होंगे। लेखक वजाहत हबीबुल्ला ने माय टीयर्स विथ राजीव, मतलब राजीव गांधी के साथ, ट्रम्प एंड ट्रेजेडी नामक बुक लिखी है। इस बुक में जो वजाहत हबीबुल्ला है, इन्होंने बताया है कि राजीव गांधी ने पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। इसलिए पॉलिटिकली व्यूज से अगर देखें तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। वजाहत हबीबुल्ला की है माय टीयर्स विथ राजीव। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। विकास खन्ना ये सेफ हैं, इनकी बुक आई थी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, तो इसे भी आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, दो क्षेत्रों में चलती है, एक शहरी जो योजना है और एक ग्रामीण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के में उत्कृष्टता के लिए प्रथम राज्य कौन सा रहा देश में? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर क्रमशः रहे हैं मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में प्रथम राज्य रहा है। किस श्रेणी में? उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में। विशाखापट्टनम को इस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत अच्छा क्रियान्वयन करने वाले नगर निगम का दर्जा दिया गया। मतलब अच्छा क्रियान्वयन करने वाला नगर निगम कौन रहा टॉप पर? तो विशाखापट्टनम नगर निगम रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला योजना प्रारंभ की है। शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सिख गुरुओं और उनके साहिबजादों से संबंधित इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। इस एयरपोर्ट का जो लोगो होगा वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होगा। क्या है? सारस। वरासत अभियान जमीनी विवादों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जीता है। किसने? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सुर सरोवर या केथम झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में सर्वाधिक ऋण देने वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। भारतीय सेना ने 12 फास्ट पेट्रोल बोट के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया। भारतीय सेना को यह बोट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कब तक दे देगा? 2021 तक। और इनकी तैनाती कहाँ की जाएगी? तो पेंगोंग झील में की जाएगी। कहाँ है पेंगोंग झील? बिल्कुल LAC से लगा हुआ है, लद्दाख में है। ओके, याद रखना, चीन और भारत के बीच में जो विवाद है अभी वहीं पर। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुसार 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के मध्य अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को आवंटित करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई युद्ध होता है तो इन परमाणु प्रतिष्ठानों पर या न्यूक्लियर प्लांट्स पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। ओके, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, लगातार 30 वर्षों से दोनों
दोनों देश क्या कर रहे हैं, अपनी सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। चाहे आपसी संबंध वर्तमान में कैसे भी हो, ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। हाल ही में वर्ष 2021-22 कार्यकाल के लिए 21 से लेकर 22 तक के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों में भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी लगातार कौन सी बार बन रहा है? 8वीं बार भारत इसका सदस्य बनेगा। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। ओके, स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है और फ्रांस है और कनाडा है। ठीक है, तो इन सभी स्थायी देशों को आप याद रखेंगे। रुकिए, कौन कौन है? यूएसए है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। कनाडा नहीं है, बाय मिस्टेक कनाडा नाम निकल गया। तो इन 5 को आप याद रखेंगे। और स्थायी सदस्यों में भारत कौन सी बार बन रहा है इसका अस्थायी सदस्य? तो 8वीं बार बन रहा है। कब से कब तक रहेगा? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 21 और 22 में। मिस्ड कॉल फैसिलिटी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भुवनेश्वर में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए यह फैसिलिटी शुरू की गई है। एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना है और जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं वो सीधे आपके घर आकर डिलीवरी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ई गवर्नेंस का एक तरीका है। जय है संग्रहालय ऐप को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। इसे देश की सबसे बड़ी लोक कला प्रोग्राम भी कहा जाता है। ओके, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है। टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? 10 महारत्न कंपनी है। तो उन 10 महारत्न कंपनियों के नाम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। ओके, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में निम्न में से किस विज्ञान वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर था इसका किसको? पटना विज्ञान वेधशाला को ये दर्जा दिया गया है। आज का आपका क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए, निगरानी रखने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया गया है? ओके, आप लोग सभी आंसर कीजिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में और अपना सपोर्ट चैनल को बनाए रखिए। Okay friends, thanks for watching and take care.